Hi everyone. Hello guys. Good evening to all of you. Once again, welcome back my YouTube channel Learn with Concept. It's me अर्चना शर्मा. हमारा स्ट्रेटिफिकेशन का टॉपिक चल रहा था, उसको हमने 2-3 टॉपिक्स में कन्वर्ट किया था. छोटा छोटा कंटेंट इसलिए लिया था ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो. क्योंकि टॉपिक बहुत लेंदी पड़ता है. लेंदी इन द सेंस कि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है. सारी थ्योरीज लगता है कि एक जैसी हैं. होपफुली मैंने आपको 3 थ्योरीज पढ़ा दी हैं. मैक्स वेबर की थ्योरी आपको पढ़ाई मैंने, फंक्शनलिस्ट थ्योरी पढ़ाई, और दूसरी थ्योरी जो पढ़ाई थी वो कार्ल मार्क्स की कन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ाई थी. तो आई थिंक आपको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस किया है. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. नहीं हुआ है तो कृपया आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए. देखिए, चीज़ें अगर बस नोट्स के फॉर्म में अगर कंसीडर की जाएँ तो वो कितने भी नोट्स को आप कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा. ठीक है, तो ज़्यादा नोट्स के पीछे भी भागने से अच्छा है कि आप वीडियो देखिए, वीडियो देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए ताकि आपको बुक की ज़रूरत ना पड़े, है ना. अगर आपको टॉपिक क्लियर है और आपको कहीं कुछ बोलना है तो आप बुक लेने थोड़े जाएंगे ना. आपको टॉपिक क्लियर होगा, आपके माइंड में उसका परसेप्शन है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उठाया चौक या मारकर फटाफट अपने बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दिया. तो दैट इज़ द वे ऑफ टीचिंग ऑफ मेरा ये मानना है कि विदाउट बोर्ड, आपने देखा होगा कि मैं अपना यहाँ पर डायरी में लिखने लगती हूँ क्योंकि मेरे हाथ कंट्रोल नहीं होते हैं. मुझे मतलब बोर्ड चाहिए होता है पढ़ाने के लिए. ठीक है, तो अभी कुछ कंडीशन अनफेवरेबल हैं मेरे लिए, बोर्ड नहीं आ पा रहा है. ठीक है, लॉकडाउन की वजह से चीज़ें पेंडिंग हैं, डिस्टर्ब हैं, तो आगे काम किया जा सकता है. अभी मैं कोशिश करती हूँ कि इस डायरी पे ही लिखती रहूँ, गोदती रहूँ, क्योंकि चीज़ें लिख लिख के कराने से बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपको टीचिंग का. तो टीचिंग के लिए बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, बहुत अच्छा टूल है. आप बिना बोर्ड के टीचर नहीं कहलाएंगे, मेरा तो ये मानना है. इसलिए बोर्ड बहुत यूज़ करिए. बोर्ड यूज़ करेंगे तो आपके बच्चे जो होंगे वो बिल्कुल एक्टिवली आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, और एक्टिवली जुड़े भी रहेंगे. और जब बच्चे जुड़े रहेंगे, प्रॉपर एंगेज रहेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा. तो पढ़ाने का यही कॉन्सेप्ट है मेरा, आप भी इसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है हमारा, इससे पहले मैंने थ्योरीज डिस्कस कर दी हैं, आप वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा, तभी ये थ्योरी पता चलेगी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेटिफिकेशन से ही रिलेटेड है. काफ़ी लेंदी टॉपिक है, मैंने इसको पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, तब आपको पढ़ा रही हूँ. स्ट्रेटिफिकेशन एंड इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्तरीकरण को ही हम शैक्षिक समानता के समान अवसर की बात करते हैं ना. यहाँ पे इक्वलिटी की बात हो रही है, समानता, है ना, इनइक्वालिटी की बात नहीं हो रही है. यानी कि स्तरीकरण को हम शिक्षा के समान अवसर के क्षेत्र में कैसे देख सकते हैं. कभी कभी आता है इस पे लिखने को नोट्स. ठीक है, तो आप देख लीजिए और अपनी नॉलेज के लिए भी. तो इसी के बारे में हम बात करते हैं. पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होता क्या है. देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या हुआ, बंदे को एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. ठीक है, बंदे को मतलब एजुकेशन मिले, इसके बारे में बात करते हैं. ठीक, सोसाइटी में उसे अच्छी इज्जत मिले, फिर उसकी एक प्रेस्टीज हो. ठीक है, उसके लिए जो लॉ बने या उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन बने वो सेम बने, चाहे वो भले ही किसी भी कास्ट का, वो चलेगा, है ना. इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि समाज के हर व्यक्ति को समानता के अवसर मिले. और उससे समानता के अवसर कब मिल सकते हैं, जब हम एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, है ना, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए. एजुकेशन फॉर ऑल होगा तभी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. लेकिन क्या, आप खुद बताइए ना, आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन अराइज कीजिए, क्या इक्वल एजुकेशनल मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी जो हमारी सोसाइटी में वो एग्जिबिट कर रही है लोगों के लिए? नहीं कर रही है. ठीक है, क्योंकि देखिए हर बंदे का स्टेटस अलग है, हर बंदे का वेल्थ अलग है, मेंबरशिप अलग है, सबकी क्वालिफिकेशन अलग है, अलग अलग ग्रुप हैं. यहाँ पे हम इतने सारे अनइक्वल लोग हैं, हमको इक्वल चांस कैसे मिलेगा. और रही बात कि अगर हम सभी को इक्वल चांस दे भी देते हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत पुअर है, हम उन्हें कितना सपोर्ट कर सकते हैं, हम उन्हें कितना कर सकते हैं. इसके लिए तो फंड चाहिए, आपको ग्रांट चाहिए. चाहे वो सेक्स के बेसिस पे हो, माइनॉरिटीज के बेसिस पे हो, स्टेटस के बेसिस पे हो. यानी कि हमें जो इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए वो किसके बेसिस पे, यानी कि सेक्स, यहाँ पे सेक्स की अगर हम बात करते हैं तो मेल फीमेल आ गया, है ना. देखिए, हम अपनी डायरी फिर से गोद रहे हैं, क्या करें, समझ जाइए आप लोग, बस काफ़ी है. सेक्स का मतलब यहाँ पे कि हमने मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया है, तब हम इक्वल होंगे. ठीक है, माइनॉरिटीज़ का मतलब
जो हमारे यहाँ पे ये SC STs आते हैं ना, वुमेन्स आती हैं, ट्राइब्स आते हैं, गर्ल्स वगैरह आते हैं, तो इनको इनकी क्या करना है, इनको भी डिस्क्रिमिनेट करना है, डिस्क्रिमिनेट करना नहीं है, सोसाइटी के माध्यम से इनको क्या करना है, ख़त्म करना है। स्टेटस इन द सेंस कि आप किस क्लास में हैं, लोअर क्लास में, अपर में है, मिडिल में है। और सोशल क्लास का मतलब आपका स्टेटस का मतलब आपकी प्रेस्टीज क्या है, आपकी इज्जत क्या है, आपकी वेल्थ क्या है। स्टेटस इन द सेंस यहाँ पे वेल्थ भी हो सकता है, यानी कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है ना, प्रॉपर्टी इन द सेंस धन दौलत कितना है, तो ये प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमें जो इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए वो इनके बेसिस पे चाहिए। तो आप ये बेसिस याद रखिएगा, पहला सेक्स है, दूसरा माइनॉरिटीज़ है, तीसरा स्टेटस है, और चौथा सोशल क्लास है। और सोशल क्लास में आपको पता है लोअर हो गया, अपर हो गया, ठीक है, फिर मिडिल हो गया और सबसे लास्ट में लोअर हो गया। तो अपर मिडिल लोअर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उस चीज़ को याद रखिएगा। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर दे दी जाएगी तो क्या बात होगी। चलिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसको जेम्स कोलमैन ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। ये नाम आप याद रख सकते हैं, जेम्स कोलमैन। ठीक, चलिए हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कैसे सकती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द सेंस की प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, मैंने वही बोला कि EFA का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल क्वालिटी, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट को हमको अपनी सोसाइटी में लाना पड़ेगा। फिर इसके बाद है प्रोवाइडिंग कॉमन कोरिकुलम, हमें कॉमन कोरिकुलम यानी कि जन सामान्य के लिए हमें एक जैसा कोरिकुलम बनाना पड़ेगा, तभी ना लोगों को एक जैसी शिक्षा मिलेगी। सेम कोरिकुलम, आप यहाँ पे सेम कोरिकुलम की बात कर सकते हैं, सेम कोरिकुलम फॉर ऑल, जैसे एजुकेशन फॉर ऑल हुआ वैसे सेम कोरिकुलम फॉर ऑल हुआ। फिर है प्रोवाइडिंग दैट द चिल्ड्रेन फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड अटेंड द सेम स्कूल। अब मान लीजिए यहाँ पे जो हायर क्लास के लोग हैं उनके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो डाइवर्स पीपुल हो, जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी वो सेम स्कूल अवेलेबल हो, तब तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है सोसाइटी में? अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी अपने आप में एक बहुत ही उलझा हुआ टर्म है। हम हमेशा बोलते तो हैं कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हमें समानता के अवसर मिलने चाहिए, तो हमें स्कूल में मिलने चाहिए, वो सेक्स के बेसिस पे मिलने चाहिए, स्टेटस के बेसिस पे मिलना चाहिए, माइनॉरिटीज़ के बेसिस पे मिलना चाहिए, सबके बेसिस पे मिलना चाहिए। बट क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, पुअर फैमिली के जो बच्चे हैं वो अपना प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये सब भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स द प्रोवाइडिंग द इक्वल फैसिलिटी, फाइनेंस फॉर स्कूल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल। गवर्नमेंट यहाँ पे ये काम कर सकती है कि जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के तौर पर, तो यानी कि सबको क्या इक्वल फैसिलिटी मिले, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो, उसको इक्वल फाइनेंस मिले, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो, उसको प्रॉपर वही स्कूल मिले जिसमें अमीर के बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, और वही अवेलेबिलिटी दी जाए स्कूल में जो एक मतलब अमीर के बच्चे को दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो गरीब का बच्चा उस स्कूल में किसी तरीके से आ गया है और किसी रूल्स या प्रोविज़न की वजह से तो उसको वो लोग गलत तरीके से देखें या उसको उतना वैल्यू ना दे। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का यही मतलब है। आई थिंक आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे वाले टॉपिक पे आते हैं, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्कूल। जो पब्लिक स्कूल है यानी कि जो हमारे जन सामान्य स्कूल होते हैं, इनमें हम लोग मिडिल क्लास के बच्चे भी जाते हैं, पब्लिक स्कूल में ऐसा नहीं है, लोअर क्लास के बच्चे भी जाते हैं। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल उन बच्चों के लिए होता है क्योंकि जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे अच्छी फीस ली जाती है प्राइवेट स्कूल में यार। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हाई फीस सबके पास हो। पब्लिक स्कूल इन द सेंस की जो ये पब्लिक स्कूल्स बने होते हैं जिनमें फीस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नॉर्मल होता है, सभी लोग पे कर सकते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि बच्चे को पब्लिक स्कूल में ही पढ़ाया जाए क्योंकि वहाँ का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, प्राइवेट स्कूल क्या करती है, एक्चुअली दे आर डूइंग द बिजनेस इन द केस ऑफ स्कूल तो खोल लेते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो हर बच्चे के पास पैसा नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि एजुकेशन को अगर हमने प्राइवेट सेक्टर में दिया है तो बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन अच्छी होने के साथ साथ प्राइवेट स्कूल ने बिजनेस खोल दिया है, बहुत सारा पैसा ले रहे हैं वो, तब वो आपको एजुकेशन दे रहे हैं। भले आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर किसी कारण की वजह से आप स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाए हैं पब्लिक स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको एडमिशन दे दिया जाए, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पे क्या करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। ट्रैकिंग एंड एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब है यहाँ पे कि आप ऐसे लोगों को मतलब आप ट्रैक कीजिए ताकि वो क्या कर सके, जो एबल ग्रुप है यानी कि जो बच्चे, ऐसा नहीं है, देखिए क्वालिटी कहीं भी मिल सकती है, क्वालिटी क्वांटिटी दो टर्म होते हैं। क्वालिटी की बात करते हैं हम, क्वांटिटी की बात नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर होने से कोई मतलब नहीं बनता है अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, है ना। आप लिमिट नंबर में भी बात कर सकते हैं, जैसे
सपोज करो ब्रांड, हम क्या करते हैं, ब्रांडेड चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं, भले वो ब्रांडेड चीज़ हमारे पास एक ही हो लेकिन उसकी वैल्यू है, लेकिन जो नॉन ब्रांडेड है और हमारे पास बहुत सारा है वो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है। तो ऐसे ग्रुप को प्रिपेयर करें जो एबल हैं। और देखिए, टैलेंट कहीं भी हो सकता है, टैलेंट जरूरी नहीं है कि केवल सिटी के पढ़ने वाले बच्चों में हो सकता है, किसी बच्चे में गाँव में भी जाइए आप, बहुत सारे टैलेंट देखने को मिलते हैं, लाइक डांस, स्पीच, है ना, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं, स्पीच अच्छी देते हैं, बोलना अच्छा जानते हैं, बट क्या है, उनको उनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट इस पे कुछ काम कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा टीचर एक्सपेक्टेशन। टीचर एक्सपेक्टेशन का मतलब है यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग, जितने भी इंस्टीट्यूट है सेल्फ फुलफिलिंग प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट में आपको पता है कि अगर टीचर को अपॉइंट किया जाता है तो काम तो बहुत लेते हैं, बट सैलरी स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं रहता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है लेकिन वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो पाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको क्लियर होगा आई होप, ठीक है। नेक्स्ट बात है हमारा, और देखिए, होम एनवायरनमेंट इफेक्ट्स ऑन द एजुकेशनल अचीवमेंट एंड द सेटिस्फेक्शन। सबसे बड़ा आपका जो होम एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे फैमिली है। अगर आपकी फैमिली एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, और वो पढ़ी लिखी है, तो आपको हर तरह के लिए सपोर्ट करेगी एजुकेशन के माध्यम से, और जिससे आप बहुत अच्छा स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब अपनी सोसाइटी में अपना इज्जत बना पाएंगे, अपने प्रेस्टीज बना पाएंगे और अपने अचीवमेंट को गेन कर पाएंगे। तो फैमिली भी एक तरीके से पिलर का काम करती है, और फैमिली पता है आपको कि एक्टिव एजेंसी है, फॉर्मल वे ऑफ एजेंसी है। और दूसरी चीज़ देखिए, सोशल सर्टिफिकेशन फिक्स नहीं होता है, उसको आप फिक्स कर भी नहीं सकते। कैसे फिक्स कर सकते हैं? क्योंकि उसको तो हम खुद ही जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं, और एक तरीके से ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये हर जगह होता है। सपोज कीजिए कि आप इंडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ का सोशल सर्टिफिकेशन अलग है किसी जॉब के लिए। मान लीजिए आप अगर इंडिया में रह रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, आप इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ का क्या है, यहाँ का सोशल सर्टिफिकेशन डिफरेंट होगा। और यही चीज़ आप यूएसए में चले जाइए, तो यूएसए का सोशल सर्टिफिकेशन अलग होगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में आईएएस की बहुत बड़ी पद है, ठीक है, आईएएस का बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी डेजिग्नेशन है, एक प्रतिष्ठित पद है जिसको सभी लोग सैल्यूट करते हैं और बहुत ही समाज में इसकी इज्जत है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस आईएएस पद की रिक्वायरमेंट आपके इंडिया के बाहर हो, यूएसए में है, उनका अपना एक लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन है। तो ये है स्ट्रेटिफिकेशन यूनिवर्सल तौर पर है, लेकिन हर जगह का स्ट्रेटिफिकेशन अलग अलग है। कोशिश करते हैं। चलिए, इसी में हम बात करते हैं नीड ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जरूरत क्या पड़ी या आवश्यकता क्या पड़ी? तो देखिए, सबसे पहला दे रखा है, फटाफट पढ़ते हैं इसको। टू रिक्वायर द सोशल कंट्रोल। टू रिक्वायर द सोशल कंट्रोल इन द सेंस कि सोसाइटी में जो फालतू चीजें हो रही हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि सामाजिक नियंत्रण की स्थापना की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टू कीप द सोशल सिस्टम रनिंग स्मूथली, यानी कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसको प्रॉपर तौर से चलाने के लिए भी जरूरत है स्ट्रेटिफिकेशन। क्योंकि देखिए, अगर स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगा तो मैंने वही बात बोली है कि सब क्या करेंगे, रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, कहीं एक दूसरे को मार भी डालें, मर्डर भी कर डालें। क्यों? क्योंकि वो तो चाहेंगे कि हम इस चीज़ को छीन लें, छीन के खा लें और अपने आप को जिंदा रखें। यानी कि अगर देखा जाए तो जो सर्वाइव करना है हमें सोसाइटी में, हमें एग्जिस्ट करना है ना, हमको एग्जिट नहीं होना है, हमें एग्जिस्ट करना है। तो उसकी कंडीशन को स्ट्रेटिफिकेशन क्या कर रहा है, सुचारू रूप से चला रहा है, स्मूथली चला रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता तो फिर आधे से ज़्यादा लोग तबाह हो गए होते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी इज ब्रेकिंग द ओल्ड ट्रेडिशन। देखिए, पुराने टाइम में क्या था कि जो ये क्लास के बेसिस पे होता था, क्लास के बेसिस पे इन द सेंस की क्लास ऑर्डर, यानी कि हमारा जो वर्ग, यानी कि हम अपर क्लास में हैं कि मिडिल क्लास में हैं कि लोअर क्लास में हैं, तो इन्हीं की एबिलिटी पे ये काम किया जाता था ना। लेकिन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को ये तोड़ रहा है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो आज की डेट में। तो इसलिए भी बहुत आवश्यकता है। अगर कास्टिसिज्म खत्म हो जाएगा और जो लोग एबल नहीं होंगे उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी, जो इस लायक नहीं होंगे उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटिफिकेशन की पुरानी परंपरा को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके लिए भी स्ट्रेटिफिकेशन आवश्यक है। सोशल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन द एजुकेशन इज कैपेबल ऑफ द इंक्रीजिंग इक्वलिटी। सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब है कि जो समाज में क्या मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट या गतिशीलता है वो किस पे बेस्ड है, एजुकेशन पे बेस्ड है, और उसी से हमें इक्वलिटी की भावना आती है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को और बढ़ा रहे हैं, उसमें और डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें और विकास कर रहे हैं, इसलिए भी जरूरत है स्ट्रेटिफिकेशन की। नेक्स्ट है हमारा यूजफुल फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। और देखिए, शिक्षा के लिए भी जरूरी है स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, शिक्षा के लिए इसलिए जरूरी है कि देखिए, सभी को शिक्षा की समानता की अवसर की बात करते हैं, लेकिन क्लास वाइज शिक्षा दी जाती है ना। जैसे सोशल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 25% का रिजर्वेशन है, आपको पता है ना। सोशल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है
सोशल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है इसके लिए 25% का रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और इससे आपकी इकोनॉमिकल मोबिलिटी यानी कि जो आपकी आर्थिक कंडीशन है वो बेटर हो रही है ना, आपको सर्वाइव नहीं करना पड़ रहा, आपको सफ़र नहीं करना पड़ रहा है। चलिए, ये तो हुई नीड, आपको बता दिया मैंने मोटा मोटा। जैसे इसमें मानते हैं नीड में इसलिए भी ज़रूरी है कि जो वुमेंस वगैरह हैं, जो एसटी ट्राइब वाले पीपल हैं, जिसको हम जनजाति या अनुसूचित जनजाति बनते हैं, तो इनमें भी तो चेंजेस आ रहे हैं ना, इनकी कंडीशन में भी तो चेंजेस आ रहे हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और अपनी कंडीशन थोड़ी बेटर कर रहे हैं हम। और आपको पता है कि शिक्षा तो एक डायनामिक चीज़ है, इकोनॉमिकल चीज़ों को कम, मतलब जो आपकी बैकग्राउंड को अच्छा कर सकती है शिक्षा, यानी कि आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको बेटर कर सकती है। नेक्स्ट हमारा है, ये आई थिंक नीड आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षा एवं सामाजिक स्तरीकरण। तो देखिए, आपको पता है कि शिक्षा का जो है एजुकेशन फोकस ऑन द शुड बी द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। देखिए, शिक्षा का स्तरीकरण का कैसे बहुत अच्छा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। आप देखेंगे तो शुरू से ही देखा गया है कि सोसाइटी में जो लोअर क्लास के लोग हैं और जो मिडिल फैमिली है, ठीक है, जब वो शिक्षा ग्रहण करती है और शिक्षा ग्रहण कर कर अपने आप को क्या करती है, अपनी क्लास को प्रमोट करती है। तो एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप तो यही हो गया कि शिक्षा के माध्यम से जो निम्न वर्ग है और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो शिक्षा लेकर उस शिक्षा के आधार पर अपना डेवलपमेंट कर रही है और सोसाइटी में अपने पद को बनाकर रखने की कोशिश कर रही है। और कोई भी देश देखिए एजुकेशन के माध्यम से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो भी डेवलपमेंट हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, शिक्षा के माध्यम से वो अपने लेवल को उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारा फोकसिंग ऑन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रूरल एरिया, डिप्राइव्ड क्लास, ट्राइबल पीपल। देखिए, वही बात है, जो लोग शिक्षा क्या करती है, उन एरियाज़ पे भी फोकस करती है, उन एरियाज़ पे भी काम करने का काम करती है जो रूरल एरिया में है, जो बहुत ही जिनका बैकग्राउंड ख़राब है, जिससे मतलब बोल सकते हैं आप कि वो हर तरह की सुख सुविधा से वंचित हैं, है ना। इसके बाद वो डिप्राइव्ड पीपल हैं, वंचित मतलब उनको किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल रही, उनकी क्लास कम पुअर है, शेड्यूल कास्ट के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं। तो शिक्षा क्या करती है, सभी को इक्वल देखने की कोशिश करती है, तो इसलिए भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टडी द आइडियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। देखिए, आइडियोलॉजी की बात की स्टडी, देखिए किसी भी चीज़ को हम आदर्शवाद के उसमें क्षेत्र में नहीं देख सकते हैं। आदर्शवाद इन द सेंस की जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इनइक्वल है ना, अनइक्वल भी बोल सकते हैं, अनइक्वल है। तो हम सभी को कोई एक धारा नहीं दे सकते हैं, सभी को एक रूल बनाकर। आइडियोलॉजी का मतलब यहाँ पे हुआ कि एक सभी के लिए रूल क्या हो, सेम हो, ठीक है, रूल सेम हो, उनके विचार सेम हो। तो ये सभी के लिए सेम नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट पीपल के लोग रहते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है। तो इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट सेम नहीं हो सकता है और सभी के लिए आप सेम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इक्वल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड रिच विद द डाइवर्सिफाइड कोर्स कंटेंट टू कैटर द नीड्स ऑफ द वेरियस ग्रुप। तो हर सेक्शन का अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट है, हर सेक्शन के लिए अलग अलग एजुकेशन सिस्टम बनाया है, उसको विकास करना चाहिए, उसको डाइवर्सिफाइड यानी कि विभिन्न, मतलब सभी के लिए देना चाहिए। विभिन्न तरीके के जो लोग हैं उनके लिए उसी के हिसाब से कंटेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसी के हिसाब से उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए और उनकी नीड के हिसाब से उनको काम देना चाहिए और उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको काम देना चाहिए, तब तो स्ट्रेटिफिकेशन बैलेंस होगा। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिफाइड मेथड ऑफ टीचिंग। डाइवर्सिफाइड मेथड ऑफ टीचिंग की आप सारे टॉपिक को, सारे पेपर को एक ही टीचिंग मेथड से मत पढ़ाइए, अब मतलब थोड़े विभिन्न तरीके की टीचिंग मेथड को पढ़ाइए, अपने टीचिंग में इनोवेशन लाने की कोशिश कीजिए, है ना। हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि इनोवेशन ला सकते हैं अपने टीचिंग मेथड में, ठीक। वेरियस मेथड्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, है ना। लेक्चर, डेमो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतने सारे मेथड्स हैं जहाँ पे आप डाइवर्सिफाइड ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन का ये अच्छा फंडा है कि देखिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके लिए टाइम टेबल नहीं फिक्स होता, आपके लिए टाइम फिक्स नहीं होता, आपके लिए करिकुलम फिक्स नहीं होता है, हर चीज़ मतलब फ्री रहती है एक तरीके से देखा जाए। डिस्टेंस एजुकेशन जो आपके घर के पास ना हो, आसपास ना हो, दूर हो, तो यही है डिस्टेंस एजुकेशन। जिनको किसी कारणवश रेगुलर शिक्षा में एडमिशन नहीं मिल पाता है, रेगुलर स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है, पब्लिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों की फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब होती है तो वो क्या करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है हमारा स्टेबलाइजमेंट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द रिमोट एरियाज।
और वहाँ पे आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने चाहिए या बनाने चाहिए जो बहुत रिमोटिंग एरिया, जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, जो पिंचिंग एरिया हैं, जिनको आप उठाइए, वहाँ पे अगर एजुकेशन संस्था बनाएंगे आप, तो वहाँ पे लोग पढ़ने आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेगा और उनके आसपास के एरियाज़ में रहेगा। ग्लोबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम को पूरे ग्लोबली तौर पर वैश्वीकरण कीजिए, उसको मतलब सभी के लिए एजुकेशन की बात कीजिए। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन ऑफ डिप्राइव्ड ग्रुप, और जो डिप्राइव्ड पीपल यहाँ पे मतलब आप समझ रहे हैं, एसटी हो गए, एससीज हो गए, और इसमें वुमेंस वगैरह भी आ गए, ठीक है, वुमेंस आ गई, और दलित भी आ गया इसमें, है ना, दलित लोग भी आ गए। तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाइए शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि इनको भी एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ मल्टी कल्चरिज्म इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। आपको पता है कि जो मल्टी कल्चरिज्म का मतलब है कि एक से ज़्यादा कल्चर की हम बात कर रहे हैं, मल्टीपल कल्चर की बात कर रहे हैं। और देखिए, मल्टीपल कल्चर की बात इसलिए होती है कि हम एक सोसाइटी में रह तो ज़रूर रहे हैं, भले हमारा सेक्स डिफरेंट है, हमारी एज डिफरेंट है, हमारी पॉलिटिक्स डिफरेंट है, हमारा रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए मल्टीकल्चरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हमारी एज डिफरेंट है, ठीक है, इसके बाद हमारा कास्ट भी डिफरेंट है, हमारी क्लास भी डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा रिलीजन भी डिफरेंट है। ओके, रिलीजन हो गया, फिर ऑक्यूपेशन हो गया। तो मतलब इतने सारे डिफरेंट के लोग एक जगह रह रहे हैं, लेकिन उनका कल्चर कहीं ना कहीं क्या है, लोकेलिटी भी मान लीजिए हमारी डिफरेंट है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और सोशल क्लास, ठीक है, क्लास हमारी सोशली होगी। तो इन सब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे खुद ये मिल के क्या हो गया, मल्टी कल्चरिज्म हो गया। तो इसको आपको प्रमोट करना है, आप किसी के भी कल्चर को डिनाई नहीं कर सकते हैं, कल्चरल लैग की बात नहीं कर सकते हैं, यानी कि सांस्कृतिक विलंबना की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के एजुकेशन का प्रोसेस होना चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और देखिए, इन्हीं के बेसिस पे क्या करते हैं हम, लेबर डिवीज़न भी करते हैं, जिसमें हमें बहुत फैसिलिटी होती है। मान लीजिए जो व्यक्ति जितना एबल है, हमको उसी के हिसाब से काम देते हैं, यानी कि जो बंदा एबल है तो उसको उसी के हिसाब से वर्क दे दिया। वर्क देकर आप बोल सकते हैं, इसको लेबर डिवीज़न भी बोल सकते हैं, कि हमने उनकी एबिलिटी को देखकर लेबर डिवीज़न कर लिया, यानी कि वर्क के आधार पे श्रम विभाजन कर दिया। तो ये भी एक है स्ट्रेटिफिकेशन का, देख सकते हैं आप। और इन सब चीज़ों को करके कहीं ना कहीं संघर्ष को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, शिक्षा बहुत बड़ा टूल है। आपको पता है कि समाज में रहकर हम लोग अलग अलग तरीके के लोग हैं। ये हमारे क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो ये लेवल्स हैं ना, तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है, चेंज लेवल, ये लेवल्स चेंज हैं, और यही कहीं ना कहीं स्ट्रेटिफिकेशन का काम करते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इन केस इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छे वर्ड्स में कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप ज़रूर देखें इस वीडियो को, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा सबसे लास्ट में। अभी टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो नीड हो गई हमारी, सर्टिफिकेशन हो गया और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। अगर मेरा वीडियो किसी तरीके से, तो हमने यहाँ पे टोटल बात की इक्वल अपॉर्चुनिटी की, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी समझाने की कोशिश की, और स्ट्रेटिफिकेशन एंड इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में क्या रिलेशनशिप था यहाँ पे बताने की कोशिश की। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विथ कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।